नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2021 के सभी चर्चित पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं आगे, जैसे लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और स्टेट पीसीएस तक के जितने भी एग्जाम्स आगे होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न 100% देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट 2021 के अवार्ड बन सकते हैं उन सभी को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड है यहाँ पे बैटन ऑफ ऑनर। देख लीजिए इसको किसे दिया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किरण बेदी कौन थी? तो ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। अगला पुरस्कार आपका है ई पंचायत पुरस्कार 2021। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय पंचायती राज संस्थान मतलब केंद्रीय जो आपका पंचायती राज मंत्रालय, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। प्रथम स्थान पे था उत्तर प्रदेश राज्य और सेकेंड स्थान पे आपको 2 राज्य मिलेंगे, असम और छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपका है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021। तो यह किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु की कौशल्या शंकर को। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु की जो कौशल्या शंकर हैं इनको इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह जो कौशल्या शंकर ये जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की रक्षक हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये कौन है? तो जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानवाधिकारों की रक्षक हैं कौशल्या शंकर। इन्हीं को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार। तो यह किसको दिया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया भारत की समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि भारद्वाज। ये कौन है? तो भारत की समाज सेवी हैं। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो आपके एग्जाम में 100% इसके चांस से पूछे जाने के, गांधी शांति पुरस्कार। तो 2019 और 20 के लिए हाल ही में जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आप देख लीजिए 2019 का यह जो पुरस्कार दिया गया सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। ये ओमान के सुल्तान थे जिनका नाम है काबूस बिन सैद अल सैद। इनको 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार यह दिया गया बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन जो हैं शेख मुजीबुर रहमान को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है यह शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। इन्हीं को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम इस गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका गांधी शांति पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत थी महात्मा गांधी की 125वीं यहाँ पे होगा, हाँ, तो 125वीं जो महात्मा गांधी की जयंती थी इसी के उपलक्ष्य में 1995 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार की राशि आपकी होती है 1 करोड़ रुपए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार आपके सामने है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। काफी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। तो यह जो पुरस्कार है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह टोटल 20 भाषाओं में दिया गया। हिंदी भाषा के लिए जो है अनामिका को दिया गया। इनकी कविता थी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इसी कविता के लिए अनामिका को हिंदी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये जो अनामिका है हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की प्रथम महिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनकी कविता वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए दिया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। तो आपको याद रखना है किस भाषा में किसको पुरस्कार दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद मैथिली भाषा में कमलकांत झा को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्दू भाषा में
हुसैन अल हक को यह पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% चांसेस है इसके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। अगला पुरस्कार आपके सामने है सरस्वती सम्मान 2020। यह इस बार का 30वां सरस्वती सम्मान था और यह दिया गया आपका शरण कुमार लिम्बाने को, जो कि मराठी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास सनातन के लिए, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए जो है सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। ये एक मराठी उपन्यासकार हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं यह जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाओं का जिक्र है, उन्हीं भाषाओं में जो है यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पहला यह जो पुरस्कार था आपको दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, उनके आत्मकथा के लिए। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी उसी के लिए पहला यह सम्मान दिया गया था, सरस्वती सम्मान। तो इसे आप याद रखिएगा 1999 में। अगला पुरस्कार आपके सामने है व्यास पुरस्कार। यह इस वर्ष का 31वां पुरस्कार दिया गया था 2020 में। किसको दिया गया था? तो प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो आपको याद रखना है, प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए व्यास सम्मान 2020 दिया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह भी जो पुरस्कार आपका व्यास सम्मान, यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद पहला जो व्यास सम्मान तो आपका दिया गया था रामविलास शर्मा को, इनके उपन्यास भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए। आप ये ध्यान दीजिएगा, पहला जो व्यास सम्मान था यह दिया गया था रामविलास शर्मा को, इनके उपन्यास भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है परीक्षा वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जैसे ये वीडियो समाप्त होगी, वीडियो के अपलोड होने के बाद यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मुहैया करा दिया जाएगा। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके स्क्रीन पर बिहारी पुरस्कार 2020। इस वर्ष का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया 2020 में। किसको दिया गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। आप ध्यान दीजिएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को जो है 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए। तो पुस्तक भी आपको याद रखना है और आदमी का नाम भी याद रखना है, दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहारी पुरस्कार भी किसके लिए, कौन प्रदान करता है? तो जो बिहारी पुरस्कार यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह जो पुरस्कार है राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जो बिहारी पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थानी लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता था। यह पुरस्कार आपका था बिहारी पुरस्कार। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। आप इसे ध्यान दीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 दिया गया था। इसके बाद 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया अभिनेता रजनीकांत को, और पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। तो दोनों आपको याद रखना है, पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को, और लेटेस्ट में हाल ही में जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया अभिनेता रजनीकांत को। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020। यह दिया गया अनंग गसा विश्वास को मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। आप याद रखिएगा, अनंग गसा विश्वास को मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 दिया गया। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है मिस यूनिवर्स 2020 दिया गया एंड्रिया मेजा को, मेक्सिको के रहने वाली हैं। उसके बाद VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 दिया गया आपका मनसा वाराणसी को, तेलंगाना की रहने वाली हैं। इसके बाद माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो निखिल श्रीवास्तव, ये कि भारतीय हैं, इनको जो है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 दिया गया। इसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 यह किसको दिया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को जो है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन दिमाग में बैठाते चलिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया था वाटर बरियल को। यह अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है जिसको पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो आप इसे याद रखिएगा, इसके निर्माता हैं शांतनु सेन। इसके बाद भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया साजी NM को, ये केरल की रहने वाली हैं तथा ये पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है इनको भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है विटली अवार्ड्स 2021
व्हिटली अवार्ड को हम कहते हैं ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह दिया गया नुक्लू फोम को, नागालैंड के ये पर्यावरणविद हैं, इन्हीं को जो है व्हिटली अवार्ड्स 2021 दिया गया था। नाम आप याद रखिएगा, ये नागालैंड के जो क्या हैं तो पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है नुक्लू डोम तथा नुक्लू फोम तथा व्हिटली अवार्ड्स जो है इसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021। यह दिया गया महेंद्र गिरी को। राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान देने के लिए महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो राजाजी टाइगर रिजर्व है किस राज्य में अवस्थित है, आपको इसकी लोकेशन कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला अवार्ड यहाँ पे हमारा है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है, तो हैदराबाद शहर। आपका भारत का जो हैदराबाद शहर है इसको 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला अवार्ड आपके सामने है अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। यह दिया गया एस थियोडोर भास्करन को, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो यह 2 श्रेणियों में दिया गया था, एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह जो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार था दिया गया था राजेंद्र कुमार भंडारी को, और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया सीट्स को, तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसको दिया गया, तो रॉबर्ट इरविन को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। इनका नाम है रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके सामने है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। यह दिया गया डॉक्टर अमीश केसरवानी को कृषि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जीडी बिरला पुरस्कार 30वां दिया गया आपके प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया 30वां, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। यह किसको दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 था दिया गया आपका डेविड डियोप को। ये फ्रांस के इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। यह किसको दिया गया, तो मारिया रेसा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी ज़्यादा बार यही पुरस्कार पूछा जाता है कि यूनेस्को गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड है यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया द हिंदू ग्रुप को। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के द्वारा जो है द हिंदू ग्रुप को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया। इसके बाद अगला है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। यह दिया गया रुमाना सिन्हा सहगल को उद्यमिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। इसके बाद रवि गायकवाड़ को मानवता के लिए योगदान के लिए जो है इन दोनों लोगों को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपकी स्क्रीन पर है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार हो सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। 2021 में अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक रिलीज किए गए हैं उनके बारे में हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यह एक करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक है जिससे सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न हर साल देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक रिलीज किए गए हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण सूचकांक को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपकी स्क्रीन पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। यह सूचकांक से हाल ही में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ईपीएफओ का जो परीक्षा हाल ही में आयोजित किया गया, यूपीएससी ईपीएफओ की जो परीक्षा हाल ही में 5 तारीख को हुई है उसमें जो है यह इंडेक्स पूछा गया था। तो इस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान है आपका चौथा, यानी कि
जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रसिया है और तीसरे पे चाइना है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो इंडेक्स है बताता है कि पूरी दुनिया में कौन सा देश है जो मिलिट्री वाइज यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में जो है स्ट्रांग देश है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में यह इंडेक्स देखने को मिल सकता है, यानी कि मिलिट्री वाइज यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश कितना मजबूत है, उसी को यह इंडेक्स बताता है। तो भारत का स्थान इस इंडेक्स में चौथा है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इसको जो है जारी करता है जर्मन वॉच। आप ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के बॉन में स्थित यह एक गैर सरकारी संगठन है और जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। इस संगठन का नाम आप याद रखिएगा, जर्मन वॉच। और इसमें जो है मोजाम्बिक पहले स्थान पे है, जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे बहामस। यानी कि ये जो तीनों देश हैं शुरू के, यहाँ पे जो क्लाइमेट का रिस्क है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि क्लाइमेट का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा चेंज होने का पड़ेगा मोजाम्बिक पे, उसके बाद जिम्बाब्वे पे, फिर बहामास पे। तो आप इसे याद रखिए, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में मोजाम्बिक टॉप पे है और भारत का स्थान इसमें 7वां है और 2020 में भारत का स्थान था 5वां। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया गया। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हैं आप, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। यानी कि करप्शन भ्रष्टाचार के मामले में कौन से देश का क्या स्थान यह इंडेक्स बताता है। तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर आपको बर्लिन में मिलेगा। आप इसे याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी किया जाता है, बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। और 2020 के लिए जो है हाल ही में 2021 में यह इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें भारत का स्थान है 86, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क को जो है संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और सोमालिया और दक्षिण सूडान जो हैं ये निचले स्थान पे हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यानी कि जो आपका सोमालिया और दक्षिण सूडान यहाँ पे करप्शन जो है सबसे ज़्यादा है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी कि कोरोना वायरस के दौरान किस देश ने कैसा प्रदर्शन किया इसको मैनेज करने के लिए, उसमें टॉप पे आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। यानी कि कोरोना वायरस महामारी का जो सबसे अधिक जो है इसको सबसे अधिक जो मैनेज किया गया था, यानी कि इसके लिए सबसे अच्छी जो प्लानिंग की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा। और इस कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान था 86वां, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस इंडेक्स को रिलीज किया था आपके ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने, तो इसे भी आप ध्यान दीजिए किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला इंडेक्स आपके स्क्रीन पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो है यह जारी किया गया आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 53वां, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नॉर्वे पहले स्थान पे है, आइसलैंड दूसरे स्थान पे है और आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे लास्ट, यानी कि नॉर्थ कोरिया की जो डेमोक्रेसी है सबसे खराब है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसको ये देख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा, यह एक गैर सरकारी संगठन है, इसी के द्वारा जो है इस इंडेक्स को रिलीज किया गया। यह फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। और इसमें आपको मिलेगा पहले नंबर पे नॉर्वे में जो है प्रेस की स्वतंत्रता सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर डेनमार्क और कोस्टारिका इसमें 5वें स्थान पे है। और भारत का स्थान है 142वां, इसे आप ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 142वां और इरिट्रिया देश का जो है स्थान इसमें सबसे आखिरी पर है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यह जो है बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट आपको मिलेगा जापान का। भारत का स्थान इसमें 90 है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। लेटेस्ट की रिपोर्ट है, इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 90वां, यानी कि भारत का जो पासपोर्ट है वह पूरे विश्व में 90वें स्थान पर है। और इसको जारी कौन करता है, इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यह इंडेक्स आपका था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अगला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इसको जारी करता है WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसको कहते हैं हम विश्व आर्थिक मंच। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसी के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है।
इसमें भारत का स्थान है 87th, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पहले स्थान पे आपको मिलेगा स्वीडन, दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा नॉर्वे, तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क इस सूचकांक में। इस सूचकांक का नाम आपको याद रखना है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक। अगला इंपॉर्टेंट है सूचकांक आपके सामने, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भारत का स्थान है 120वां, आप ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान इसमें 120वां है। और फिनलैंड का जो रैंक है इस इंडेक्स में, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, फिनलैंड का रैंक आपको मिलेगा फर्स्ट, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और इस सूचकांक को जारी किसने किया, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य और सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान है 120वां। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपकी स्क्रीन पर है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसको जारी किया था हेरिटेज फाउंडेशन ने। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। पहले स्थान पे आपको मिलेगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान इसमें है 121वां। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है, किसने इसको जारी किया उसको आपको याद रखना है, और फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश था इसको आपको याद रखना है। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले इंडेक्स को कौन जारी करता है, इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन देश है, भारत का स्थान क्या है, ये तीन चीज़ें तो कम से कम आपको याद ही रखनी है। यहीं से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। भारत का स्थान इसमें 140वां है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे है, और आइसलैंड पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, और नॉर्वे जो है आपका तीसरे स्थान पे है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट है, इनको आप जरूर से दिमाग में बैठाते चलिएगा। इसके बाद अगला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूचकांक है, जो हर साल पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। फिनलैंड इसमें टॉप पे है, आइसलैंड दूसरे स्थान पे, डेनमार्क तीसरे स्थान पे, और भारत का रैंक आपको मिलेगा 139वां। इसे आप याद रखिएगा। तथा सबसे जो नाखुश देश पूरे विश्व का है इस सूचकांक के अनुसार वह है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी सबसे खराब है, और अफगानिस्तान जो है विश्व का सबसे दुखी देश भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो विश्व खुशहाली दिवस है उसको प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विश्व खुशहाली दिवस है उसको प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, तो यह आपका आखिरी इंडेक्स था, विश्व खुशहाली इंडेक्स। तो ये सभी इंडेक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सभी इंडेक्स आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे आपकी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद एसएससी की जो परीक्षा होने वाली जितनी भी, उसके अलावा आपके स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके अलावा यूपीएसआई का हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स अब कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ के जाइएगा। तो यह छोटा सा वीडियो था, आई होप यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में, यानी कि महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बन सकते हैं, दिवस बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण पिछले 6 महीने के दिवसों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी महीने के सभी प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 जनवरी को आपका होता है विश्व ब्रेल दिवस। आप ध्यान दीजिएगा 4 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 9 जनवरी को आपका होता है प्रवासी भारतीय दिवस, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसका थीम था इस बार का कंट्रीब्यूटिंग टू
आत्मनिर्भर भारत। ये थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने है विश्व हिंदी दिवस। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो विश्व हिंदी दिवस है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को। दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे राष्ट्रीय पूछ ले तो 14 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का यह जन्म दिवस होता है। इसी को हम भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इस वर्ष की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 15 जनवरी को आपका होता है थल सेना दिवस। आप ध्यान दीजिएगा 15 जनवरी को आपको क्या होता है, तो 15 जनवरी को आपका होता है थल सेना दिवस, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो आपका थल सेना दिवस होता है प्रतिवर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने है 21 जनवरी का। 21 जनवरी को आपका होता है मेघालय दिवस, मणिपुर दिवस और त्रिपुरा दिवस, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये तीनों जो स्टेट हैं अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट दिवस है आपका 23 जनवरी को। स्टार मार्क कर लीजिएगा। 100% चांसेस इसके पूछे जाने के, क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम हुआ है आपका ईपीएफओ की जो परीक्षा हुई है और यूपीएससी ईपीएफओ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो 23 जनवरी इसका राइट आंसर था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 23 जनवरी के दिन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है 24 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इस बार का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम आपका था रिकवरिंग एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की यह थीम थी, ये थीम आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने है और 25 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आप ध्यान दीजिएगा 25 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस वर्ष किसकी थीम थी, मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका जो 25 जनवरी होता है 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है इसको भी हम मनाते हैं कब, तो 25 जनवरी के ही दिन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और 26 जनवरी को आपका होता है कौन सा दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस होता है, जम्मू कश्मीर दिवस होता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये तीनों इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं आपके कब, तो ये मनाए जाते हैं आपके 26 जनवरी के दिन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 30 जनवरी को आपका होता है शहीद दिवस। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 जनवरी को आपका होता है कुष्ठ निवारण दिवस, आप इसे ध्यान दीजिएगा। 31 जनवरी को आपका होता है कुष्ठ निवारण दिवस। इसकी थीम इस वर्ष की थी बीट लेप्रोसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। दुनिया भर में हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को जो है विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। इस बार का अंतिम रविवार पड़ा था आपका 31 जनवरी को, इसी कारण से जो है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है 31 जनवरी को मनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जनवरी के और डे और थीम थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डे और थीम की। तो पहला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है आपका 2 फरवरी के दिन। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला इंपॉर्टेंट डे है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल, आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम थी। इसके बाद 10 फरवरी को आपका होता है विश्व दलहन दिवस। इसकी थीम थी लव पल्सेस फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट। इसके बाद 13 फरवरी को आपका मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। इसकी थीम थी इस वर्ष की नई दुनिया नया रेडियो, तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 20 फरवरी को आपका होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस और अरुणाचल प्रदेश दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट दिवस आपके मनाते हैं 20 फरवरी के दिन। इसके बाद 21 फरवरी को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह भी जो प्रश्न आपका है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आपकी ईपीएफओ की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न ऐसे पूछा गया कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना था प्रश्न में कि जो मातृभाषा दिवस को मनाने की पहल थी सर्वप्रथम किस राष्ट्र के द्वारा की गई थी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह राइट आंसर आपका था बांग्लादेश, यानी कि मातृभाषा दिवस को जो है मनाने की जो पहल थी की गई थी बांग्लादेश के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो इस बार का जो ईपीएफओ का परीक्षा उसमें डे से 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप ध्यान दीजिएगा। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम था आपका शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन। इसके बाद 24 फरवरी का आपका होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी का आपको होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका इस बार का थीम था फ्यूचर फॉर एसटीआई, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस वर्ष की इसकी थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। इसके बाद अगला महीना आपका आता है मार्च का। मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आइए देख लेते हैं उसको। तो आपका 3 मार्च का होता है विश्व वन्य जीव दिवस, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, इस वर्ष की इसकी थीम थी, तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका होता है 4 मार्च को, सड़क सुरक्षा इसकी थीम थी। 8 मार्च को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वीमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका 12 मार्च का होता है दांडी कूच दिवस है। आपको पता होगा दांडी मार्च की जो शुरुआत थी महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को की गई थी। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था, तो इसी कारण से जो दांडी कूच दिवस है इसको 12 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसके बाद अगला 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 14 मार्च को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, एक बेहतर दुनिया के लिए गणित इसकी थीम थी। उसके बाद 15 मार्च को आपका होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इस वर्ष की इसकी थीम थी, तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है आपका 16 मार्च का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है। यह 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में जो है साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो की पहली वैक्सीन जो थी इसी दिन पिलाई गई थी, इसी कारण से जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को 16 मार्च के दिन मनाया जाता था। पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 20 मार्च को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, इसकी इस वर्ष की थीम थी, थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 20 मार्च को ही होता है आपका राष्ट्र विश्व गौरैया दिवस, इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। इसके बाद 21 मार्च को आपका होता है विश्व वानिकी दिवस, वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग, इसकी इस वर्ष की थीम थी। 22 मार्च को आपका होता है विश्व जल दिवस, इसकी थीम थी पानी को महत्व देना, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 22 मार्च को था आपका विश्व जल दिवस और इसकी इस वर्ष की थीम थी पानी को महत्व देना। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 22 मार्च को कौन सा भारतीय राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, कौन सा भारतीय राज्य है जिसके द्वारा उसका स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी दी गई थी, इसी कारण से शहीद दिवस इसको मनाया जाता है 23 मार्च को। इसके बाद विश्व तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे जो होता है आपका 24 मार्च को होता है। द क्लॉक इज टिकिंग, इसकी इस वर्ष की थीम थी। और 27 मार्च को आपका होता है विश्व रंगमंच दिवस, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला डे आपका मंथ आता है आपका अप्रैल। अप्रैल का पहला इंपॉर्टेंट डे होता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो उड़ीसा होता है अपना स्थापना दिवस मनाता है उत्कल दिवस के रूप में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% चांस है इसके पूछे जाने के। तो जो है 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है उत्कल दिवस के रूप में। इसके बाद 2 अप्रैल को आपका होता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, आप इसे ध्यान दीजिएगा। कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर, इस वर्ष की थीम थी इसकी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 4 अप्रैल को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। इसके बाद 5 अप्रैल को होता है समता दिवस। जगजीवन राम का जो बर्थडे होता है, जगजीवन राम का जो जन्म दिवस होता है भारत में, हम 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, नेशनल मैरीटाइम दिवस भी जो है 5 अप्रैल को ही होता है। इसके बाद 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस, मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, तो और 6 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून को तोड़ा था, तो यही दांडी सत्याग्रह दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला है 7 अप्रैल को होता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 9 अप्रैल को होता है वेल्लोर डे यानी कि शौर्य दिवस आपका होता है 9 अप्रैल को, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ मनाती है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने 10 अप्रैल का विश्व होम्योपैथी दिवस होता है, इसकी थीम थी होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 11 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, आप इसे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो होता है आपका कब होता है, तो यह आपका होता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, 11 अप्रैल के दिन। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने है 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, तो इसे भी आप याद रखिएगा। खालसा पंथ दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसके बाद 14 अप्रैल को आपका होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती होती है उसको हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद 17 अप्रैल को आपका होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस,
इसकी थीम थी एडॉप्टिंग टू चेंज, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम थी जो है एडॉप्टिंग टू चेंज। इसके बाद अगला दिवस है 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 19 अप्रैल को तो आपका मनाया जाता है भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दे, यानी कि 19 अप्रैल को जो है भारत के द्वारा जो है पहली बार अंतरिक्ष मतलब जो उपग्रह था उसमें प्रवेश किया गया था उपग्रह क्षेत्र में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो पहला उपग्रह था भारत का, यह लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विश्व यकृत दिवस भी आपका मनाया था 19 अप्रैल के दिन, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने है 21 अप्रैल, विश्व भारतीय सिविल सेवा दिवस, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय सिविल सेवा दिवस जो है आपका 21 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल को आपका होता है विश्व पृथ्वी दिवस और रिस्टोर आवर अर्थ, इसकी थीम थी। 23 अप्रैल को आपका होता है विश्व पुस्तक दिवस। इसके बाद 24 अप्रैल को आपका होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 25 अप्रैल को आपका होता है विश्व मलेरिया दिवस, जीरो मलेरिया की ओर बढ़ना इसकी थीम थी। इसके बाद 26 अप्रैल को आपका होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसकी इस वर्ष की थीम थी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस टेकिंग योर आइडिया टू मार्केट, यह इस वर्ष की थीम थी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, तब इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मंथ आता है आपका, अब हम मई महीने के इंपॉर्टेंट डे के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला आपका मई का होता है 1 मई को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, आप इसे याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर डे आपका होता है 1 मई को। 3 मई को आपका होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। इसके बाद 4 मई को आपका होता है कोयला खदान दिवस, इसकी थीम थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और मई का दूसरा रविवार था, इस बार मनाया गया था मातृ दिवस। इसके बाद 8 मई को आपका होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और बीजा दिवस हम मनाते हैं 9 मई को, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका 11 मई को होता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 11 मई लिखा जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो होता है 11 मई होता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी थीम थी, तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 मई को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। विश्व प्रवासी दिवस आपका होता है 14 मई को। 17 मई को आपका होता है विश्व दूरसंचार दिवस। इसके बाद 21 मई को आपका होता है आतंकवाद विरोधी दिवस। इसके बाद राष्ट्रमंडल दिवस आपका होता है 24 मई को। उसके बाद 31 मई को आपका होता है तंबाकू निषेध दिवस, इसकी थीम थी कमिट टू क्विट, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और 22 मई को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थीम और डे याद रखने आपको मई महीने के। अब हम आपका 6वां महीना की बात करेंगे यहाँ पे जून के महीने की। तो जून का पहला दिवस होता है दुग्ध दिवस, यानी कि पहले जून को हम मनाते हैं दुग्ध दिवस के रूप में, विश्व दुग्ध दिवस, आप इसे ध्यान दीजिएगा 1 जून को। 8 जून को आपका होता है विश्व महासागर दिवस, इसकी थीम थी ओशियन द लाइफ एंड लिवलीहुड। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इसका थीम था। और 12 जून को आपका होता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व दिवस होता है बाल श्रम के खिलाफ, उसको हम मनाते हैं 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस आपका होता है 14 जून को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इसकी थीम थी। उसके बाद 17 जून को आपका होता है विश्व डेजर्ट टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड सूखा, मतलब डेजर्टिफिकेशन एंड जो आपका ड्रॉट हो गया, इसके लिए जो दिवस है आपका मनाया जाता है आपका 17 जून के दिन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी इस वर्ष की थीम थी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरिंग वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड, तो आप इसे याद रखिएगा। सूखे के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको हम 17 जून के दिन मनाते हैं, तो इसकी थीम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 20 जून को होता है आपका विश्व शरणार्थी दिवस, टुगेदर वी आर हील लर्न एंड साइन, इसकी थीम थी। आपका 27 जून को होता है विश्व मधुमेह दिवस। और 29 जून का आपका होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस, आप याद रखिएगा, भारत के जो सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस का जो बर्थडे होता है 29 जून को, इसको मनाते हैं सांख्यिकी दिवस के रूप में भारत में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों पिछले 6 महीनों के जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डे और थीम बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।